आपकी आवाज़ से आज मुलाकात कर रहे हैं हरियाणा ब्राह्मण गौड़ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिधि चंद जी शर्मा से। बिधि चंद जी, आपका स्वागत है आपकी आवाज़ पे। थैंक यू, धन्यवाद जी। आपने अभी हाल फिलहाल में ही बीजेपी ज्वाइन की है, तो किन मुद्दों पे लेके आप बीजेपी के साथ आए? क्या ऐसे मुद्दे थे जो आपने बीजेपी को ज्वाइन किया? आप समाज के अध्यक्ष भी हैं, किसी समाज का नेतृत्व करते हैं, तो आप किन मुद्दों पे बीजेपी के साथ आए? देखिए, मैं देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राष्ट्रवादी नीति और उनका जो एक सोच जो रहा, उस सोच के पीछे आगे चल करके जो उन्होंने अपने जो कार्य किए, जैसे धारा 370 को हटाया, विशाल राम मंदिर का निर्माण जो चल रहा है, अभी कुछ दिनों बाद में चालू होने वाला है। इसके अलावा देश को जो है कि नहीं बहुत ही ऊंचाइयों पे ले जाना, विश्व में जो है कि नहीं एक विकास का डंका और भारत का नाम रोशन नरेंद्र जी मोदी जो किया, और उनकी टीम जो है अमित शाह हुए, और इनकी टीम का जो देखा, पिछले लंबे टाइम से मैं इनको देखता आया था, इनकी नीतियाँ बहुत अच्छी लगी मुझे, और वो नीतियाँ अच्छी लगने की वजह से जो है कि नहीं मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की कि इससे आने वाला समय जो है कि नहीं देश का अच्छा रहेगा और हमारा योगदान भी जो है कि नहीं उस पर जुड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपका समाज विशेष पे भी, समाज के विशिष्ट तत्व, आप समाज के सभी लोगों से आप मिलते जुलते रहते होंगे, तो कहीं ना कहीं उधर से भी कोई था कि हमें बीजेपी के साथ जाना चाहिए? हाँ, मुझे जो है कि नहीं मैं लंबे टाइम से सामाजिक सेवा में और राजनीतिक से जुड़ा रहा हूँ, तो मेरे लाखों फॉलोवर हैं। सभी लोगों ने जो एक ने विचार करके लंबे टाइम से देखा, सामने कांग्रेस का उधर रहा, इधर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का देखा, नरेंद्र जी मोदी का लोगों को देखा, मेरे समाज के लोगों का जो मेरा विचार रहा, हमारे लोगों का ये सपोर्ट रहा कि आपको जो है कि नहीं अब जो है कि नहीं आप राष्ट्रवादी जो निर्माण होने जा रहा है नरेंद्र जी मोदी के साथ में, उसके आप योगदान के साथ में आपको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। और उन साथियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मेरे समाज और अन्य समाज के लोग मेरे जो भी साथ हैं, वो सब लोगों का निर्णय था कि आपको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, और इसी विचारधारा के साथ में मैंने अभी ज्वाइन करी है। तो थोड़ा मैं चाहूँगा आप हमारे व्यूवर्स को आप अपना थोड़ा जीवन परिचय बताएं। जीवन परिचय की बात करूँ, परिचय नहीं, तो जिससे हमारे व्यूवर्स आपके बारे में जान सके कि आखिर बिधि चंद जी शर्मा कहाँ हैं और किन व्यवस्थाओं से गुजर के यहाँ पे पहुँचे। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेरा जो है कि नहीं मैं 1978 के अंदर वर्किंग में आ गया था, और मैं एक साधारण परिवार में बड़ा हुआ हूँ। मेरे पिताजी स्वर्गीय रामनाथ जी शर्मा जो है वो ग्राम पंचायत श्योपुर के 1978 से 88 तक वो सरपंच रहे हैं, और धार्मिक विचारधारा के आदमी रहे हैं वो। उन्होंने कई धर्मशालाएं बनाई है, कई जगह उन्होंने सोशल काम किए हैं, तो उनके साथ में रहते हुए जो है कि नहीं मैं खुद भी जो है कि नहीं वो यहाँ के सरपंच रहे श्योपुर पंचायत समिति सांगानेर के। मैं पंचायत समिति का मेंबर बना 1984 के अंदर, पंचायत समिति मेंबर रहा हूँ। उस टाइम पे सरपंच लोग मेंबर बनाते थे, तो 22 वोट प्राप्त करके मैं पंचायत समिति मेंबर बना। गांव में जो एक नहीं सहकारी समितियां होती है, तो श्योपुर और जगतपुरा की ग्राम सेवा सहकारी समिति, उसका भी मैं चेयरमैन रहा हूँ। इसके अलावा पंचायत समिति सांगानेर के अंदर मेंबर रहने के साथ में जो क्रय विक्रय संघ है उसका डायरेक्टर भी रहा हूँ। काफ़ी पदों में मैंने काम किया है, लेकिन सोशल कामों के अंदर मेरी शुरू से ही रुचि रही है। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरे साथियों की पृष्ठभूमि वो लंबे टाइम से चली आई। अब आप देख लीजिए 1978 से जो है ना आज कितना टाइम हो गया है, 24-44 साल पूरे हो गए। एक तरह से एक आदमी को राजकीय नौकरी करता बहुत जल्दी 30-35 साल में रिटायर्ड हो जाता है, लेकिन आज मेरे साथियों को और मेरा जो एक ने तालमेल और सोशल कामों के अंदर 2022 में इसमें 20 में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूँ हरियाणा ब्राह्मण समाज का। राजस्थान की 35 विधानसभा, यूपी, एमपी, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र, ये एरिया मेरे समाज में आता है। देश के अंदर 25 लाख हरियाणा ब्राह्मण हैं, लेकिन यहाँ राजस्थान के अंदर सर्वाधिक 10 लाख हैं। 10 लाख हरियाणा ब्राह्मण। तो आप, मैं समझता हूँ हरियाणा ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष भी हैं, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ आप उस समाज में प्रभुत्व रखते हैं अपना, और अपनी विचार रखते हैं, और वो कहीं ना कहीं समाज आपको फॉलो करता होगा।
तो क्या किस व्यवस्थाओं को देख रहे हैं? अभी इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो किस तरह से आप अपनी बीजेपी में अपनी सेवाएं देने के लिए आतुर हैं, और क्या कोई पर्टिकुलर सीट के लिए भी आप इलेक्शन के लिए देख रहे हैं? देखिए, सामाजिक बात तो मेरी इस प्रकार से है कि सामाजिक सुधार करने के लिए ही मैं समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ा मैंने, और आज में मैं उसमें सफल रहा। और मैं समाज सुधार के कार्यक्रमों में नहीं, केवल हरियाणा ब्राह्मण समाज का ही नहीं, मैं ब्राह्मण वर्ग के सभी वर्गों में मैं बैठता हूँ। राजस्थान ब्राह्मण महासभा में मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ वर्तमान में। जयपुर में एक बड़ी संस्था है राजस्थान की सप्तऋषि मंडल, उसका भी मैं कोषाध्यक्ष हूँ। इसलिए ब्राह्मण वर्ग के अंदर सभी लोगों में बैठता हूँ। केवल हम लोग जो महासभा वगैरह के जो अध्यक्ष होते हैं, केवल सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए वो एक हमारा एक पहचान अलग होती है। बाकी हम सब ब्राह्मण एक उस पर तालमेल पे रहते हैं। और जहाँ तक राजनीति का सवाल है, राजनीतिक जीवन तो मेरा जो है कि नहीं, मेरे पिताजी के ज़माने से चला आ रहा है, लेकिन अब से पहले कोई ऐसी कोई बात नहीं थी कि भाई अपन को आगे चल कर के क्या करना चाहिए। लेकिन बहुत लाखों की तादाद में लोग जो साथ में जुड़े हुए हैं, उन लोगों की एक मानसिकता रही कि भाई साहब आपको चुनाव लड़ना चाहिए। तो अब की बार मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में आया हूँ, और भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप के साथ में मेरा कोई कंडीशन नहीं है, केवल मात्र इतना ही था कि भाई मैं आपके यहाँ शामिल हो रहा हूँ और आपकी विचारधारा से मैं संतुष्ट हूँ, आपकी विचारधारा मुझे अच्छी लगती है। मेरे लोग भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक अच्छी पार्टी है। मेरे समाज के लोग भी 70-75% जो है कि नहीं, वो 70% इसके साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। लेकिन सबसे बड़ा जो मामला वो ये है कि जयपुर और दौसा और अलवर, ये करीब जो एक नहीं 15 सीटें ऐसी है जिसमें हरियाणा ब्राह्मण समाज के मतदाताओं की संख्या 10,000 से लेकर 50,000 है। 10,000 से 50,000 संख्या। तो अब इन सीटों पे क्या है कि ये सीटों में से आधी सीटें रिजर्व है। जैसे अपन जयपुर के अंदर लेते हैं, बगरू जो है वो रिजर्व सीट है, बस्सी रिजर्व है, जमारामगढ़ रिजर्व है, लालसोट रिजर्व है, चाकसू रिजर्व है, निवाई रिजर्व है। हाँ, ये आधी सीटें। अब यहाँ पे जो एक नहीं, ये ब्राह्मण वर्ग का वोट जाता है, लेकिन यहाँ से ब्राह्मण वर्ग जो है रिजर्व होने के वजह से चुनाव नहीं लड़ सकता है। कुछ सीटें ऐसी जो सामान्य सीटें हैं, लेकिन उनमें भी जो एक नहीं इस प्रकार का एक अपवाद सा चल गया है कि मार्शल लोग जो है कि नहीं, उन सामान्य सीटों को भी सामान्य लोगों के लिए नहीं छोड़ पा रहे हैं। और वहाँ उसमें जैसे देख लें आप कि 200 सीट सामान्य है, लेकिन आज की घड़ी के अंदर जो मुरारलाल जी मीणा वहाँ से विधायक और मंत्री है, जबकि वहाँ सामान्य है। जब रिजर्वेशन वालों को लाभ मिल गया जिस जगह, वहाँ रहना चाहिए उनको। इसी प्रकार से थानागाजी का ले लीजिए आप, वह कांति जी मीणा जी हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ करके वो हैं। लेकिन अब कुल मिलाकर के बात हमारा कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक के अंदर जो है, राजनीतिक पार्टी के पास में हमारे समाज का प्रेजेंटेशन गया, उन्होंने हमारे कार्यक्रम वगैरह देखे, उन सारी बातों को जांच परख करने के बाद में उन्होंने अपना एक विचार बनाया कि हमारे खुद को मेरे को कॉल किया उन्होंने कि भाई वृद्धिशन जी आप बीजेपी ज्वाइन कर लें तो अच्छा रहेगा। आपके पास कॉल आया था, आप ये कहना चाहते? प्रस्ताव आया मेरे पास में। वासुदेव नानी जी मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री हैं। उन्होंने कहा भाई हमारा सब नेतृत्व ये महसूस करता है कि आप समाज के अध्यक्ष हैं और आप एक बार बैठ के बात करिए। तो उनके साथ में मेरा संवाद हुआ, और उन संवाद के साथ में राष्ट्रवादी नीति मान लें, अच्छी कार्य उनके कार्यशैली मान लें, उससे मैं जो एक ना अच्छा समझ करके साथियों की भावनाओं को नज़र रखते हुए उनको मैंने कंसेंट दी, और उनको ये भरोसा दिया कि आप हमारे समाज का जो है कि नहीं, आप मान सम्मान रखेंगे तो हमारा समाज आपकी बात को बहुत ऊंचाई ले जाएगा, और जिन सीटों पे आपके नुकसान हुआ है उनका फ़ायदा जो है कि नहीं हम लोग आने वाले चुनाव में आपका करेंगे। बस इतना ही है कि हमारे समाज को जो है कि नहीं, इस विधानसभा चुनाव में आप जयपुर डिस्ट्रिक्ट, दौसा डिस्ट्रिक्ट और अलवर डिस्ट्रिक्ट और टोंक डिस्ट्रिक्ट 5 टिकट आप हमारे समाज को दीजिए। ये दोनों पार्टियों से मैंने मांग करी है। अब ये तय करना है पार्टी को कि वो कहाँ किस किस को टिकट देगी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है उन्होंने जो वादा। आपका कहने का मतलब है आपने 5 सीटों की मांग की है? बिल्कुल, मैंने 5 सीटों की मांग करी। और आप कौन सी सीट के लिए देख रहे हैं? मेरे बारे में तो ना भारतीय जनता पार्टी खुद तय करेगी कि मुझे वो कहाँ से उपयोग में लेगी, मुझे जयपुर लड़ाएगी, दौसा लड़ाएगी, कहाँ लड़ाएगी, ये उसको तय करना है। आप मतलब किसी भी सीट के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं आप? मैं जयपुर दौसा डिस्ट्रिक्ट के लिए लड़ने के लिए तैयार हूं। जयपुर और दौसा में से, ठीक है ठीक है। आप किस तरह से क्या देख रहे हैं? अगर दौसा सीट देख रहे हैं या जयपुर की आप बोलते हैं सांगने सीट देख रहे हैं, तो किस व्यवस्थाओं की कमी है जो आप दौसा या जयपुर को आपने इन विधानसभा क्षेत्रों को नए विकास की ओर लेके जाएंगे? हाँ, देखिए सांगनेर की स्थिति जो एक नहीं बहुत ही जो एक नहीं एक तरह से कमज़ोर स्थिति है।
क्यों जयपुर डिस्ट्रिक्ट से, जयपुर जिले से, मतलब जयपुर शहर से मात्र 10 किलोमीटर दूर पे ये सांगानेर विधानसभा का क्षेत्र आता है। ये शहर में आ गया। लेकिन आज शहर के अंदर, सांगानेर के अंदर रंगाई छपाई उद्योग यहाँ होने की वजह से यहाँ मजदूर वर्ग बहुत ज़्यादा रहता है। केवल मात्र ये कि हॉस्पिटल है पुराना, जो आज से 60 साल पुराना बना हुआ है, जिसको जो एक ने बदलने के लिए, उसको ठीक करवाने की व्यवस्थाओं के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों ने और हमने तगड़ी मांग रखी थी कि इसको सैटेलाइट हॉस्पिटल किया जाए। लेकिन सरकार ने, कई सरकारें आ गई और चली गई, वो सैटेलाइट हॉस्पिटल नहीं हुआ। एक बालिका जो एक ने कॉलेज बनना चाहिए, वो जो एक ने लंबी मांग थी सांगानेर पूरी नहीं हुई। सांगानेर के अंदर विकास के मामले के अंदर जो एक ने, आप वही देखो सांगानेर में जिधर और जाओ, जहाँ टूटी फूटी सड़क मिलेगी आपको, गंदगी का ढेर मिलेगा आपको। और देखो लोग कहते हैं सांगानेर जो है बहुत विकास की ओर है, मुझे तो नहीं कहीं विकास दिख रहा है। आज नियमन के अभाव में कॉलोनिया में जो है खड्डे पड़ रहे हैं, जबकि ये काम सरकार का है कि सरकार जेडीए जो है उनका नियमन करके लोगों को पट्टे दे। लेकिन आज की स्थिति में लोग उससे वंचित हैं। और पानी, बिसलपुर का पानी जो है कि नहीं, आज यहाँ जो आप इलाकों में आया तो है नहीं, इलाकों में आया है, लेकिन जो जितनी आबादी बढ़ गई है, आज आधी आबादी सांगानेर की जो है कि नहीं, वो पानी से त्रस्त है। ये बहुत सारी समस्याएं हैं पब्लिक की, जो हमें महसूस करते हैं कि आज इनकी पूर्ति होनी चाहिए। और मैं भी सांगानेर का विकास मतलब आप ये कहना चाहते हैं मॉडर्न फैसिलिटी और एमिनिटीज़ के साथ होना चाहिए, जहाँ एक टाउन के रूप में डेवलप हो, सेपरेट टाउन। बिल्कुल उसकी पहचान होनी चाहिए। सांगानेर उपनगर के रूप में विकसित हो रहा है। यहाँ आबादी की जनसंख्या 3.5 लाख मतदाता हैं यहाँ, जो बहुत बड़ी एक संख्या है। आप जानते हो 350 मतदाताओं की जो है फैसिलिटी को उपलब्ध कराना, ये सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। आज इलाज के अभाव में आदमी ख़त्म हो जाए। आज सांगानेर के हॉस्पिटल की हालत देखो आप, वहाँ हॉस्पिटल में जाने के लिए वहाँ कोई पार्किंग व्यवस्था नहीं है, और वहाँ अंदर जाओ तो हालात ख़राब है हॉस्पिटल के। तो ये एक तरह से दिया तले अंधेरा है। यहाँ की जागरूकता कम रही है, जबकि ये होना चाहिए था। सांगानेर की आम जनता जो है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, पूछना चाहती है कि ये क्यों नहीं हो रहा है। सांगानेर का हॉस्पिटल, सैटेलाइट हॉस्पिटल क्यों नहीं। आज सांगानेर की आबादी कस्बे की 1 लाख से तो ऊपर रजिस्टर्ड है। इसके अलावा मजदूर वर्ग हमारे 2 लाख लोग रहते हैं यहाँ। आप 2 लाख लोगों के अंदर एक छोटा सा हॉस्पिटल कैसे पार पड़ेगी बताइए आप। यहाँ वंचित है, यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं सांगानेर के। और आज ये आने वाले टाइम के अंदर जो है कि नहीं, सांगानेर में अब कांग्रेस को देख लिया, अब बारी है भारतीय जनता पार्टी। अभी तो आपका ही विधायक है। हाँ नहीं, अभी तो विधायक हमारा ही है, लेकिन राज कांग्रेस का रहा है। तो राज में जो राज में होता है उसका काम जो है कि नहीं ज़्यादा होता है, ऐसा देखने को मिल रहा है। मैं नहीं कहता, सभी लोग जानते हैं। लेकिन अब आने वाला टाइम जो है 2023 का, वो भारतीय जनता पार्टी का रहेगा, और सांगानेर सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और बम्पर विकास होगा सांगानेर में। हमने जो डिमांडें पुरानी रखी है, या आज हमारे को जो दिख रहा है, वो शानदार यहाँ जो है कि नहीं विकास करेंगे, और एक अच्छी सिटी के रूप में सांगानेर को ले जाएंगे हम लोग। सांगानेर के अलावा दौसा भी जा सकते हैं आप, ये सुनने में आया है, और शायद आपकी भी इच्छा है कि सांगानेर नहीं तो दौसा। तो दौसा में तो शायद ऑलरेडी डेवलप है दौसा काफ़ी कुछ मायने में। नहीं, ऐसा नहीं है। दौसा में भी जो है कि नहीं, क्योंकि दौसा जयपुर का ही पार्ट है एक तरह से, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, और हम लोग जाते आते रहे, पहले भी जाता आता रहा हूँ। अभी इन दिनों में जो है कि नहीं मेरा जाना आना होता रहा है वहाँ। देखता हूँ गाँव की स्थिति ख़राब है। दौसा के अंदर गाँव में स्थिति जो है, तो इधर कुंडल चले जाएँ आप, इधर जो है कि ना आप सैंथल चले जाएँ आप, इधर जो है कि नहीं खोरी चले जाएँ आप। ये कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जो है कि नहीं रोडों का बड़ा अभाव है। आज भी टूटी फूटी सड़कें हैं और गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। और गाँव के अंदर जो है कि नहीं बिजली की बात करते हैं कि साहब बिजली पूरी मिल रही है। कहाँ गाँव में जाते हैं लोग कहते हैं साहब बिजली नहीं मिलती है, पैसा कम किया, कहते हैं हमने रोल्टी दी है, लेकिन हमारे तो वही पैसा लग रहा है, हमारे को कोई छूट का लाभ नहीं मिला है। ये बहुत सारी समस्याएँ हैं। विकास के नाम के ऊपर कहते हैं कि साहब हमने जो है स्कूल को क्रमोन्नत कर दिया। ये तो एक सिस्टम की बात है कि आज एक स्कूल को आपने कॉलेज बना दिया, ये तो एक व्यवस्था का पार्ट है। नया क्या होना चाहिए, नया क्या होना चाहिए था, एक चमत्कारी काम जो है कि जैसे पेयजल की बात है, कल भी जो डिबेट हो रही थी वहाँ दौसा के अंदर, लोग पानी के लिए चिल्ला रहे थे,
और वहाँ के विधायक और मंत्री जी से पूछ रहे थे कि ये बिसलपुर का पानी बीच में कहाँ रुक गया, पहले तो मिल रहा था, अब क्यों नहीं मिल रहा है, कहाँ रुक गया। तो ये बातें जो है कि नहीं जग जाहिर है, लोगों वहाँ विकास के मामले में दौसा के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। विस्तार से मैं आपको बताऊंगा, कोई एक समस्या नहीं है, बहुत समस्या है, क्योंकि वो एक क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के रूप में विकसित हो रहा है। उसके हिसाब से वहाँ जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं वहाँ उतने नहीं मिल पा रही है, और इसी को लेकर के वहाँ दौसा की जनता में भयंकर आक्रोश है और बदलने के मूड में है। अब की बार वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने की पूरी जो है कि संभावना बन रही है। जहाँ तक मेरा सवाल है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी जो है कहाँ से चुनाव लड़ाएगी, भाई बेसिकली मैं जयपुर में सांगानेर का रहने वाला हूँ, पैतृक जगह तो मेरी सांगानेर है। दूसरा फिर क्या, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और सभी कौमों का मुझे सपोर्ट प्राप्त है, तो सभी मिलता जुलता हूँ, लोग दौसा की बात भी करते हैं। तो ये तो बातें जो है कि नहीं चलती रहती है, चुनाव टिकट नहीं मिलता उससे अभी भी 75 साल के विकास के बाद भी मूलभूत सुविधाओं की आप बोल रहे हैं विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कमी है। बिल्कुल कमी है। तो क्या ये जो व्यवस्थाएं आएगी, आपकी पार्टी की सरकार आएगी या आप लोग इलेक्ट होंगे, चुने जाएंगे जनता के द्वारा, तो ये क्या मूलभूत सुविधाएं से ऊपर जाके आप विकास करेंगे 5 साल में? बिल्कुल निश्चित रूप से जो है कि नहीं, देखिए ये इसमें क्या है, ये जो आदमी जनप्रतिनिधि बनता है ये उस पर निर्भर करता है कि वो कितना एक्टिव है। सरकार के मोड से जो है कि कितना पैसा जो है बजट का वो ले सकता है और कितना बजट का पैसा वो लगा सकता है। आज की तारीख में ये कोई अपवाद नहीं हो सकता है कि साहब वो सत्ता पक्ष का एमएलए नहीं है और वो नहीं है। सवाल ये है कि आपकी वर्किंग कैसी है। अगर आपकी वर्किंग और आपका तालमेल है तो आप, एक विधानसभा होता है जिसमें तो 50 करोड़ रुपए लग जाए, 100 करोड़ लग जाए, और एक में 10 करोड़ नहीं लगते हैं। तो ये वाली व्यवस्था आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ जो विकास की जो कमी, ये 70 साल के बाद की जो अपन को कमी महसूस होने की बात हो रही है, ये कमी आने वाले टाइम में हमें जो नज़र आ रहा है कि हिंदुस्तान के लोकप्रिय जो एक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी हैं, और राजस्थान में जो आने वाले टाइम में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है, तो डबल इंजन सरकार हो जाएगी। और सरकार आते ही आप देखना विकास की जो है कि नहीं क्या नाम से लाइन लगेगी, जो देखने का लोग ये कहते हैं ये इलाका कमज़ोर रह गया, ये इलाका कमज़ोर रह गया, ये सब काम होंगे। आप बोल रहे हैं विकास की लाइन लगेगी, तो क्या मतलब दौसा या सांगानेर की मूलभूत सुविधाएं तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर दूसरी बात की जाए, एग्रीकल्चर जोन भी है, सांगानेर भी गांव से घिरा हुआ एक तहसील है, और इसी तरह दौसा भी सराउंडिंग मतलब रूरल आबादी काफ़ी पड़ती है। तो एग्रीकल्चर जोन के लिए कुछ विशेष आपने कुछ सोचा है कि किसानों के लिए आप ऐसा क्या करने जा रहे हैं? पानी, बिजली, बेसिक खेती के लिए क्या जो पानी और बिजली की व्यवस्था चाहिए, क्या वो उस तरह से किस तरह? देखिए साहब, मेरा इसमें जो है किसानों के बारे में जो है कि नहीं, मैं जहाँ तक देख पाया हूँ, सोच पाया हूँ, ये निश्चित रूप से इस पे जो है कि नहीं ज़रूर सरकारों को गौर करना चाहिए। किसान वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो एक हमारा अन्नदाता है, जिसके पीछे हमारी व्यवस्था चलती है। आपका तो वैसे भी ब्राह्मण गौड़ महासभा है, तो वो किसानी प्रेरित व्यवस्थाओं में ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमारा समाज जो है ज़मींदार लोग हैं, खेती का काम करते हैं, पशुपालन काम करते हैं, और मैं खुद भी ज़मींदार हूँ, मैं कृषक हूँ, क्योंकि गलत फहमी नहीं, मैं आप कृषक की भूमिका में हैं और उनकी व्यवस्थाओं को, उनके दर्द को अच्छी तरह जानता हूँ कि आज जो गाँव में जो है कि नहीं पानी का कमी हो गई, आज जैसे कोई भी किसान अपना बोरिंग कराता है, या 400 फीट 500 फीट 600 फीट का बोरिंग होता है, तो इसमें सरकार को जो है कि नहीं अनुदान देना चाहिए कि उनमें जो है किसान को सीधा राहत मिले। आज जो एक नहीं किसान जो गांव में रहने वाला आदमी है, वो इतना पैसा जैसे मान लो एक ट्यूबवेल का 2 लाख 3 लाख 5 लाख खर्च नहीं कर सकता है। सरकार को अनुदान करना चाहिए, और बिजली के जो एक नहीं एक विशेष रियायत देनी चाहिए। किसानों को जो चार्ज किया जाता है बिजली का पैसा, वो तो मैं ये समझता हूँ इसको आधा कर देना चाहिए, कि जितना उसका बिल आता है उसमें छूट करते हुए किसान के आधे पैसे कर देने चाहिए। कहीं ना कहीं जो रिबेट दिए बिल में राजस्थान गवर्नमेंट ने, कांग्रेस की राजस्थान गवर्नमेंट, उस पर क्या कहेंगे? मैं उसमें ये कहूँगा कि सरकार ने छूट तो ज़रूर दी है, लेकिन जितनी बिजली किसानों को मिलनी चाहिए वो बिजली मिल ही नहीं पा रही है। उसको छूट का फ़ायदा कहाँ मिलता? जब बिजली मिलती, जब उसका लाभ किसान को होता, उसकी खेती को जब पूरी कर पाता, वो बिजली पूरी नहीं मिल रही है। अब बिजली पूरी नहीं मिलने के ऊपर तो बहुत बड़ा जो एक चिंतन का विषय है। किसान की बात करें तो आजकल जो नया व्यवस्थाएं बैठ रही है कि क्यों नहीं इसको जो रासायनिक खेती से इसको ऑर्गेनिक खेती की ओर लेके जाएं, उस पर आप क्या विचार रखते हैं? देखिए ये जो है ना, ये जो ऑर्गेनाइजिंग खेती का जो मामला है, इसको लोग अपना रहे हैं, ये अच्छा कंसेप्ट है काम करने वालों के लिए, लेकिन ये भी जो है बिजली और पानी से जुड़ा हुआ मामला है।
अगर बिजली पानी नहीं होगा तो ये कैसे उसका संचालन भी तो होगा। ERCC की बात हो रही है पूरे राजस्थान में, ईस्ट करनाल वाला, जो उस मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे, और क्या राजस्थान में बीजेपी गवर्नमेंट आएगी तो आप एग्रेसिवली उन मुद्दों को उठाएंगे? और क्योंकि 5 साल राजस्थान पीछे हो चुका, उन 5 साल की व्यवस्थाओं को कैसे करंट व्यवस्थाओं के साथ जोड़ के उस ERCC प्रोग्राम को आगे लेके जाएंगे कि अगले 2-3 साल में वो व्यवस्थाएं मूर्त रूप ले सकें? देखिए ERC प्रोजेक्ट जो है कि नहीं वो एक तरह से बहुत जल्दी यहाँ लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन भारत सरकार, केंद्र सरकार उसको लागू करवाने के लिए बिल्कुल तैयार रही, लेकिन राजस्थान सरकार ने जो अपना पार्ट पूरा करना चाहिए वो पूरा नहीं किया। अब आने वाले टाइम में हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनेगी और केंद्र सरकार इस पर चिंतित है। हमारे जो है लोकप्रिय जो है कि नहीं मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत जो इस विभाग के मंत्री है, वो बड़ा चिंतन कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत के होने के बाद भी क्या राजस्थान को 90% जो गहलोत गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार मुद्दा उठा के आई है कि राष्ट्रीय योजना की घोषित क्यों नहीं की जा रही? नहीं, वो करने का जो एक नहीं राष्ट्रीय योजना घोषित करने के पीछे एक पार्ट होता है इसका केंद्र सरकार का, उस पार्ट को जो एक नहीं स्टेट गवर्नमेंट ने पूरा नहीं किया। अगर स्टेट में गवर्नमेंट जो एक ने उस पार्ट को पूरा कर देती तो ERC लागू हो जाती। पानी से समृद्धि आती है, पानी से व्यवस्थाएं बनती है और खुशहाल होता है किसान। एक मैं मुद्दा उठाना चाहूँगा, जो दौसा आप कनेक्ट है, जयपुर से कनेक्ट है, सांगानेर से भी कनेक्ट है, तो कहीं ना कहीं जो मरामगढ़ बांध, उस पे मतलब उस बांध को अगर भर दिया जाए तो शायद दौसा को भी कहीं ना कहीं फायदा होगा। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि हमारा जमारामगढ़ बांध था, एक ज़माना था जिसमें जो है ना उस टाइम पे इस बांध से सिंचाई होती थी, लेकिन जो जो आगे चलता गया इसकी ओर भी सरकारों ने ध्यान नहीं दिया और आज हालात ये हुआ है कि जो रामगढ़ बांध है वो सूखा पड़ा हुआ है, जबकि बांध की सारी व्यवस्थाएँ हैं। अगर उसमें पानी की व्यवस्था हो जाए तो आसपास के इलाके में हरियाली हो सकती है और खेती बहुत बढ़िया हो सकती है। नई व्यवस्थाएं सरकार बनाने जा रही है, नए बांध बना रही है, जो बना बनाया बांध है उसमें पानी सूखा पड़ा है, 20 साल से सूखा पड़ा है। तो क्या कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट आएगी तो आप उन व्यवस्थाओं में आके उनको उस जो सूखे बांध को, क्योंकि हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, एग्रीकल्चर से मिलेगा, वहाँ पे पर्यटन की दृष्टि से मिलेगा, किस तरह से आप इसको? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। इस मामले के अंदर अगर राजस्थान सरकार बीजेपी की बनती है तो निश्चित रूप से रामगढ़ बांध के अंदर पानी को पहुंचना चाहिए और उसमें भराव पानी का हो और उसकी सप्लाई किसानों को मिले, ऐसा प्रयास हम निश्चित रूप से उसमें करेंगे, करवाने की कोशिश करेंगे। जो अभी 1200 करोड़ 1250 करोड़ की घोषणा की है उस पर DRP भी बन रही है, गहलोत सरकार बना रही है, तो उसी व्यवस्थाओं को आगे लेके जाएंगे आप? अब देखिए ये तो जो है कि नहीं गवर्नमेंट आने के बाद में जो बात है, लेकिन कुल मिलाकर के बात ये है कि रामगढ़ बांध जो है वो चालू होना चाहिए, उसमें पानी आना चाहिए। जो भी DPR बनी है वो एक व्यवस्था का पार्ट है। नई सरकार आएगी, नई सरकार उसमें क्या अपना सोच करती है, उसमें तो मैं जल्दबाजी होगी मैं क्या कहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो है रामगढ़ बांध की व्यवस्था जो है पानी की होनी चाहिए, जिसमें हज़ारों किसानों का जो है कि लाभ मिले। ERC प्रोजेक्ट जो है उसको भी राजस्थान सरकार, जब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो केंद्र सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर के, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जो एक प्रोजेक्ट है वो पूरा होगा और हमारे चाहे दौसा डिस्ट्रिक्ट हो, अलवर हो, भरतपुर हो, करौली हो, चाहे जयपुर ज़िला हो, इस ERC का लाभ जो है कि नहीं पानी का आने वाले टाइम में मिल पाएगा। इस बात का हमें भारत सरकार पे पूरा भरोसा है और लोकप्रिय जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह जी शेखावत, वो इस पे जो है कि नहीं काफ़ी उसमें एक्सरसाइज कर चुके हैं। केवल तो स्टेट गवर्नमेंट का सहयोग नहीं मिलने की वजह से वो प्रोजेक्ट रुका हुआ है। विधि चंद जी, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आखिर में मैं ये जानना चाहूँगा, आपका आम जनता के लिए क्या संदेश है? देखिए, आम जनता के लिए तो मेरा यही संदेश है कि अभी जो है ये चुनावी वर्ष चल रहा है और आपका मत जो है कि नहीं, एक मत आपका बहुत बड़ा महत्व रखता है। इस समय का आप पूरा ध्यान रखें, गुण दोष पे विचार करें और विचार करके अपना वोट का उपयोग करें। आप 100% वोट का उपयोग करें। हमारे क्या है कि मतदाता लोग क्या करते हैं कि जब वोट होता है तो नाम तो ज़रूर लेते हैं लेकिन मतदान करने नहीं जाते हैं, जो हमको करना चाहिए, क्योंकि मतदान से ही आपके इलाके का विकास और सरकार बनती है। विकास भी उसी से होता है और सरकार भी आपके उससे बनती है और आपका विधायक कौन बनेगा ये भी आपके मत से ही बनेगा। तो इस बात के ऊपर मेरा ये संदेश रहेगा कि जनता जो है सबकी माई बाप होती है। मैं भी जनता के अंदर बैठता हूँ, तो जनता को इस बात को लिए ध्यान रखें कि ये जो चुनाव निर्णय जो समय आ रहा है इस निर्णय का वो ध्यान में रखें। और मैं जनता का, मैं तो जो है हमेशा ही जो है कि नहीं बीच में रहने वाला आदमी हूँ और सांगानेर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दौसा हो, चाहे अलवर हो, ये इलाके ऐसे हैं जिसके अंदर जो है लोगों के अंदर बहुत प्यार मोहब्बत
बड़ा आपस में मेल मिलाप मेरा रहा है। तो मैं तो आज इस समय पे यही आपके चैनल से कहना चाहूँगा कि हम सब मिलकर के साथ चलेंगे और सबका विकास, सबका साथ निभाएंगे और विकास करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में लाएंगे। ये मैं इसी बात के साथ में आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ और हार्दिक आने वाला नवरात्र की हार्दिक शुभकामना भी आप सबको देता हूँ, उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद आपका।